रैंडम वेरिएबल जो एक सैंपल सेट से या डोमेन से अपनी वैल्यू चूज करे, जैसे, और वेरी वेरी भी करता रहे टाइम टू, ऐसा नहीं कि हर बार सेम ही वैल्यू ले। जैसे आपका गेटिंग अप टाइम, राइट, एक रैंडम वेरिएबल है विच स्टार्ट फ्रॉम रेंज 4 o'clock till 10 o'clock and it can pick up any value. It can pick up value 7 o'clock, 8 o'clock. So that is random variable. बट रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस जैसे स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, टेम्परेचर, या डिस्क्रीट जैसे मार्क्स, राइट। कंटिन्यूअस में हमारे पास वो चीजें आप जानते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन कंटिन्यूअस क्या होते हैं। स्पीड जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ऑल्दो स्पीडोमीटर जो है उसे कंटिन्यूअसली नहीं दिखाता है वो, क्योंकि उसमें उसकी लीस्ट काउंट वैल्यू उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बट एक्चुअली स्पीड कंटिन्यूअस है, टेम्परेचर भी कंटिन्यूअस है। ऑन द अदर एंड मार्क्स जो है वो डिस्क्रीट है। जनरली मार्क्स भी कंटिन्यूअस हो सकते हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भीम सिंह, इन IIT Delhi, and I studied a course under him in electrical engineering. The course was electric power and machines. ठीक है, उस कोर्स में एक नंबर के क्विज में 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, MCQ 100 MCQ क्वेश्चन होते थे एक नंबर के क्विज के लिए, ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। और 100 नंबर की 100 जो क्विज होती थी वो 1.5 या 2 घंटे की होती थी। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि डिस्क्रीट है तो कम से कम 83.1 83.2 पर कट ऑफ हो जाए। अब 100 नंबर की क्विज में अगर उसके अंदर आप नेगेटिव मार्क भी रखोगे तो नंबर आते थे 83.12345, ऐसे तक नंबर पहुंचते थे उसके अंदर, राइट। बट उसके बाद भी आप उसे डिस्क्रीट ही कह सकते हो, क्योंकि फाइनली तो लीस्ट काउंट आ ही जाएगा उसका। बट इट वॉज अ वंडरफुल कोर्स, सच अ वंडरफुल कोर्स आई अटेंडेड, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन में सारी की सारी प्रॉब्लम्स दोबारा सॉल्व करनी पड़ती थी। जो 100 MCQ आते थे उसके अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल रखकर फिर वापस फीड करो, फिर वापस करो, फिर वापस करो, करते करते इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई पूरे कोर्स के अंदर कि 5 या 10 साल बाद भी, इवन अगर मैं आज उस कोर्स को दोबारा पढ़ाना चाहूँ तो आई थिंक विद मिनिमल एफर्ट मुझे कोर्स के बेसिक्स याद आ जाएंगे और फिर मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। तो कोर्स हो तो ऐसा कोर्स हो, अगर इससे ये इंस्पिरेशन लेकर एक प्राइवेट कॉलेज का कोर्स एटलीस्ट ऐसा तो हो कि जिसमें ज्यादातर बच्चों को कुछ मेहनत तो करनी पड़े। लेट अस से ऑपरेटिंग जो आर्ग्यूमेंट है, जो हायर लेवल पे आर्ग्यूमेंट है, वो ये है, जो मेरा जो एकेडमिशियंस हैं जो कॉलेजेस रन कर रहे हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट होता है, मैं उनसे कहता हूँ कि क्यों ना हम एग्जाम का पेपर अच्छा बनाए। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे बच्चे हेट्रोजीनियस क्राउड से आ रहे हैं और अगर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए तो बच्चे फेल हो जाएंगे, और अगर बच्चे फेल हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है उसके बाद। ठीक है, उसके आगे बाद मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, आप ही कंप्लीट कर सकते हो। मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है, आप पेपर को आसान बनाने के बजाय लेंथी बनाओ, ठीक है। उसके अंदर जैसे OS है, ठीक है, उसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस होंगे लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। जो एक बच्चा लास्ट दिन पढ़ के आएगा वो 50-60% नंबर ले आए, जो बच्चा अच्छी तरह मेहनत कर कर आके आया है वो 70-80% नंबर ले आया है, और जो बच्चा इंटेलिजेंट भी है, पूरे सेमेस्टर उसने कंसेप्ट अच्छी तरह सीखे, उसके 90% नंबर आए। और क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि उसका रिफ्लेक्स एक्शन से आ रहा है या उसका फॉर्मूला लगा रहा है या क्या कर रहा है। तो ज्यादा लंबा पेपर बनाओ, लंबा पेपर बनाओगे और न्यूमेरिकल बेस रखोगे, थोड़ी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। तो इवन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई वुड से कि IIT के अंदर सारी तरह का फ्लेवर दिखता था हमको। डॉक्टर भीम सिंह ने एक नया फ्लेवर दिखाया कोर्स पढ़ाने का,
फ्लेवर क्या है कि ऐसा लंबा पेपर बनाओ 100 क्वेश्चन, मतलब हार्डली इट वाज पॉसिबल टू डू इट अनलेस यू रियली थॉरो विद द कंसेप्ट। टकाटक 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 वैल्यू करके बाहर निकलना है, और पूरा क्वेश्चन देने के बाद ऐसे करना हाँ, और पता कितना चलेगा, 1 नंबर के लिए फाइट मार के निकलो 1 नंबर के लिए फाइट मारी आपने, ऐसा। और करें क्या, अगर 1 नंबर छोड़ दिया तो ऐसे 15 क्विज हैं, ठीक है। आप सोचोगे कि कौन सी क्विज छोड़ो, हर एक क्विज में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच लेते हो कि मैं क्विज नहीं देता, मत दो, 15 नंबर डूब जाएंगे आपके। तो आपको डिटरमाइन तो करना ही पड़ेगा कि भैया देनी है क्विज, और 15 नंबर करने का मतलब 1500 क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिए। 1500 क्वेश्चन अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर अटेम्प्ट कर लोगे तो कितनी अच्छी बात है। लेट अस से सी का एग्जाम बनाया जाए, और हर एग्जाम हर क्विज में 1 नंबर का ना रखो, लेट अस से 2, 2.5, 3 नंबर का रख लो, और उसके अंदर 40 से 50 क्वेश्चन हो करने के लिए। और क्वेश्चंस में सारी तरह आउटपुट चेक कर रहा है, किसी क्वेश्चन में, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी में पूछ रहा है कि अरे में इंडेक्स क्या आएगा। बच्चा प्रैक्टिस तो करेगा, आसान ही मानो, बट प्रैक्टिस तो करके जाएगा, वहां जाके उसे चैलेंज तो होगा। और कुछ जो अच्छे बच्चे हो 40 पे 40 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, उनके लिए आधा घंटे ही काफी है, दे मे नॉट इवन स्टे फॉर 1 आवर। एटलीस्ट वी विल बी एबल टू बेटर स्क्रीन आउट गुड स्टूडेंट्स अमंग्स द रेस्ट। और अभी क्या है, वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता, और आता है तो वो क्वेश्चन 10 नंबर का है। राइट अ प्रोग्राम ऑन डिटेक्टिंग प्राइम नंबर, और ये प्रोग्राम 10 या 20 नंबर का प्रोग्राम। वो बच्चा करेगा, उसे कर लिया उसने, उसे अब उसके बाद इंडेंटेशन करेगा, उसके बाद उसे कलर पेन में लिखेगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देगा लंबा सा, और एक्सप्लेनेशन देने के मार्क्स हैं उसके ऊपर। प्राइम नंबर के प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेगा, अलग अलग केसेस दिखाएगा, तो बेटर वो चीज भी नहीं आती है उसके अंदर। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हमारे पास दो तरीके के रैंडम वेरिएबल्स है, और डिस्क्रीट का मतलब है कि वो एक सेट से वैल्यू लेगा, जैसे डाइस रोल करना। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 1 से लेकर 6 तक वैल्यू आ सकती है। कॉइन टॉस किया वो डिस्क्रीट इवेंट है, राइट। क्योंकि अगर हमने हेड को 0 बोला और टेल को 1 बोला, तब भी डिस्क्रीट इवेंट्स आ रहे हैं। कंटिन्यूअस के केस में बस एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर लेट अस से हमने कहा कि टेम्परेचर कैन गो फ्रॉम 46, लेट्स से टेम्परेचर कैन गो फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिफॉर्मली। अभी मैं इस बात को बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल अगर हम इस बात को सोचें कि टेम्परेचर कैन गो फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 47 डिग्रीज सेंटीग्रेड यूनिफॉर्मली, right, on an any day, what is the probability of temperature being 37.5 degrees? और अगर इवेंट कंटिन्यूअस है तो आंसर है 0। ये मेन कंसेप्ट है कंटिन्यूअस का। क्यों? क्योंकि 37 और 30 से 40 के बीच में इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इन दोनों के बीच के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं बेसिकली। आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे पूछोगे तो क्या है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब भी यही है। कंटिन्यूस का मतलब है कि मैं एक रेंज डिफाइन करके पता लगा सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टेम्परेचर इज बिटवीन 35 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट आई कैन फाइंड आउट, बट आई कैन नॉट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये कंटिन्यूस का बस ये ट्रीटमेंट डिफरेंट है इसके हिसाब से। और इस केस में अगर मैं पूछता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर डाइस रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव गॉट 3, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, राइट। द प्रोबेबिलिटी इज 1/6 फॉर अ डाइस टू गेट अ 3, but in continuous you cannot ask a question कि what is the probability that random variable is of a particular value. You have to specify a range in which you can get a probability. तो इसके केस के अंदर हम इंटीग्रल यूज करेंगे जनरली, और इस केस में हमें समेशन यूज करना पड़ेगा
इंटीग्रेशन और समेशन एक्चुअली सेम ही चीज है। न्यूटन ने समेशन को जब छोटे छोटे चीजों में तोड़ा तो उसे इंटीग्रल बना दिया। राइट, आपने इंटीग्रल का बेसिक डेरिवेशन भी पढ़ा होगा कि अगर कंटिन्यू डिस्क्रीट इवेंट्स बहुत ज्यादा पास में आ जाए तो वो एक्चुअली इंटीग्रल ही बन जाता है, समेशन जो है वो इंटीग्रल बन जाता है। राइट, सो अगर हम जो समेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सिर्फ इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि पहले हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल मानते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल में हमारी प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स के विल बी इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है? एग्जाम के केस से समझ के देखते हैं कि एक एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के 5 अल्टरनेटिव्स हैं। और सिर्फ एक अल्टरनेटिव राइट है, ठीक है, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स नहीं हो सकते। ए बी सी डी ई में से अगर हमारे पास ए बी सी डी और ई था उनमें से सिर्फ एक अल्टरनेटिव राइट है, ठीक है, एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो अब मैंने पूछा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्क्स। हमारा एक स्टूडेंट है जो रैंडमली मार्क करता है आंसर्स को, आंखें बंद करता है, डिक 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 डिक, एक रैंडम नंबर मन में जनरेट करता है और उस रैंडम नंबर से ए बी सी डी ई सेलेक्ट कर लेता है। ये एल्गोरिथम आप लोग इंडिविजुअली टेलर मेक बना सकते हैं, अपनी घड़ी को यूज कर सकते हैं ऐसे करने के लिए। सेकंड को यूज करके कोई मॉड लेकर उससे रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है एल्गोरिथम? जैसे एक सेकंड, अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, लेट अस से अभी 7 सेकंड हो रखे हैं। मॉड समथिंग, मॉड एनी प्राइम नंबर will give you something and take another mod 5, it will give you a random number, ठीक है। तो उसने रैंडम नंबर ए बी सी डी लगा दिया। तो अब हमें देखना है कि उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स पर क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग x जो है वो उसका स्कोर है, एक्सपेक्टेड मार्क्स की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं क्या, राइट के लिए 5 है, 5 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि राइट वाले को उसने मार्क किया है 1/5 प्लस 0 मार्क्स रॉन्ग के लिए है, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटू 1/5 प्लस 0 इंटू 1/5 प्लस 0 इंटू 1/5 प्लस 0 इंटू 1/5।
तो अभी उसके 1 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आएंगे, और लेटर से एग्जाम में 20 क्वेश्चंस थे सारे, 100 मार्क्स का एग्जाम था, 20 क्वेश्चंस थे, तो उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं इन द एग्जाम? 20 नंबर उसके एक्सपेक्टेड आएंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि अगर हमने ऐसे 10⁶ स्टूडेंट्स ले लिए होते जिन्होंने रैंडमली मार्क किया होता, ठीक है, उन सबके मार्क्स M1 M2 वगैरह वगैरह थे, MN, इन सबको हमने एवरेज किया होता, तो हम पाते कि एवरेज 20 के पास आसपास था। हम पाते कि एवरेज जो है ऐसे बच्चों का एवरेज 20 के आसपास होगा। अगर हम इसमें नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दें फॉर नेगेटिव अल्टरनेटिव, -2 मार्क्स, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, अब मन में उसने लेटर से C मार्क कर दिया। C या तो राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, राइट? तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5। राइट होने के मार्क्स कितने? अवार्ड और प्रोबेबिलिटी 1/5 -2 इंटू 1/5, और बाकी का तो 0 0 आ ही रहा है, तो इस बारी उसका बैठा 3/5 पर 3/5 मार्क्स, यानी 0.06 मार्क्स पर क्वेश्चन। मुझे पता था यही सोचोगे आप। बच्चा 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 तो एक ही सेलेक्ट करेगा, बच्चा तो सिर्फ एक ही तो सेलेक्ट करेगा, 5 बारी अल्टरनेटिव थोड़ी मार्क कर रहा है। इसके सिर्फ 2 केस बनते हैं, राइट या रॉन्ग, सॉरी, इंटू 4/5। तो या तो राइट या तो राइट या फिर रॉन्ग। रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5, और रॉन्ग पे पेनल्टी कितनी है? -2 मार्क्स। राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, और राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? राइट के अवॉर्ड क्या है? 5। तो आंसर आया 0.2। 0.2 मार्क्स पर क्वेश्चन उसे अवॉर्ड होगा। अगर उसने टोटली रैंडम मार्क कर रहा है तो 0.2 मार्क्स उसको मिलेगा। अगर माइनस में आ रहा है, माइनस, हाँ तो माइनस में आएगा उसका, फिर कितना आ रहा है? -0.6, तो उसे यानी -0.6 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा अगर वो रैंडमली मार्क कर रहा है। गेट का देखते हैं, गेट में हमारे पास लेट्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारे पास, और हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है -2/3। 1 मार्क का क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है -1/3, ठीक है। तो पहले 1 मार्क वाले की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, और 4 अल्टरनेटिव्स हैं गेट में। एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 मार्क्स वाले के लिए आ रही है 1, और क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4, -1/3, और क्या प्रोबेबिलिटी है?
3/4 0 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 मार्क्स वाले के लिए कितनी है? 2/1/4 माइनस 2/3 इंटू 3/4 कितनी है? 0। और ऐसे हमारे पास ये कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30। और ये होते हैं, नहीं, ये होते हैं 35। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई 30 इंटू 0 प्लस 35 इंटू 0। एक्सपेक्टेडली अगर कोई रैंडमली मार्क करेगा ABCD तो उसके 0 मार्क्स आएंगे। और लेटर से क्वेश्चन अब मॉडिफाई कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हैज स्टडीड स्टूडेंट ने पढ़ा तो है बट कंफ्यूज्ड हेड है। 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस हर एक केस में निकाल देता है। बट यानी लेट अस से एक क्वेश्चन का आंसर A, B, C और D था। उसको क्लियरली पता है कि D और B हो नहीं सकता है और बिल्कुल ठीक भी है। आंसर A या C में से एक था। अब वो रेंडमली A या C में सेलेक्ट करके मार्क कर देता है तो उसकी कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी? 1 मार्क्स में कितनी है और 2 मार्क्स में कितनी है? 1 मार्क्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी, अगर राइट किया उसकी राइट करने पे स्कोर है 1 और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 1/2 माइनस 2/3 इंटू 1/2 कितनी आई ये? 1/3 3 माइनस 1 1 और ये 2/3। और ऐसे हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 ये और 35 क्वेश्चंस ये। तो क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे उसके? 30 इंटू 1/3 प्लस 35 इंटू 2/3। अगर थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है तो इसके कितने नंबर आ जाएंगे? 10 प्लस 70/3 कितने हैं? 33% पर आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी मॉल में जाता है और
यहाँ खास तौर से ये चीज देखनी है कि हमारी ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ समेशन करा है इन सब का, तो 1 आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हमने पूछा कि अगर वो मॉल में जाता है तो एक्सपेक्टेडली कितने रुपए खर्च करके आएगा। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 खरीदने की थी, जैकेट, शर्ट, ट्राउजर, केक, तो 0.3 इंटू 500 प्लस 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 प्लस 0.4 इंटू 50। यहाँ ऑब्जर्व करिए एक चीज, प्रोबेबिलिटी को हम किसी रुपीस, मार्क्स वगैरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे रुपीस निकालना है तो प्रोबेबिलिटी को रुपीस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल रुपीस से, इंडिविजुअल आइटम के रुपीस से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बताती है कि अगर ये बंदा मॉल में लाखों बारी घुसता तो उसमें से 30% जैकेट खरीदता, 20% शर्ट खरीदता, 10% ट्राउजर करता, 40% केक खरीदता। लो लेट से 100 बारी जाता, 100 बारी के कितने होते? 30 इंटू दिस, 20 इंटू दिस, 10 इंटू दिस और 40 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100। वही तो हम यहां निकाल रहे हैं। पर विजिट उसका कितना खर्चा होगा, वही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें यही तो बता रहा है कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर विजिट कितना खर्च करके आएगा। यानी अगर मैं उस बंदे को लाखों बारी भेजता और एवरेज निकालता, उसका एवरेज अप्रोक्सीमेटली यही आता जो यहां दिख रहा है। राइट, एक्सपेक्टेड ये इतना आता कि इतना उसका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बता रही है हमको यहां पर। चलिए एक सीक्वेंशियल सर्च की बात करते हैं। सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम तो आपको पता ही है। और हमें ये दिया हुआ है कि एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो अरे में कहीं ना कहीं है। कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स में हम पता चल जाएगा। मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूं, एक्सपेक्टेड नंबर पूछ रहा हूं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स में वी विल डिस्कवर द वैल्यू। ये वैल्यू यहां पर अकर कर ही रही है। लेट्स से अरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी की a ऑफ i
इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू 1/n। ठीक है कि नहीं? तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर एक स्टेप है तो 1/n, दूसरा स्टेप है तो 1/n, राइट। तो क्यों लिया? क्योंकि दो, ऐसा कर लीजिए n-1/n, या समझाने के लिए 1-n/n। पहले वाले में मिस होगी तो दूसरे वाले में जाएंगे, राइट। तीसरे वाले में 1/n, 1-n/n का होल स्क्वायर। पहले दो मिस होंगी तब तीसरे वाले में जाएंगे। तो अब हम इसे सम कर देंगे। 1/n कॉमन, 1 प्लस और ये सीरीज जानी पहचानी सीरीज है। यस क्या? आप तो देखी थी ये अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या है ये? 1/x का होल स्क्वायर, 1-x क्या है? 1 प्लस 1/n। टू कहाँ चला गया? ये तो n आ गया, आना चाहिए था n/2। इसका आंसर तो n/2 ही आएगा क्लियरली। देखो
या तो एक स्टेप में आ सकती है, दो में आ सकती है, तीन में आ सकती है, एन में आ सकती है, और 1 + 2 + 3 अप टू एन डिवाइडेड बाय एन, अगर एन बाई ट्राई किया, राइट, अगर हमने इसे ट्राई किया तो ये अप्रोक्सीमेटली n/2 तो आनी चाहिए थी। क्या गड़बड़ हुई है जरा देखें। ये प्रोबेबिलिटी गलत हमने निकाली है। ये प्रोबेबिलिटी इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रही है कि सेकंड वाली में मिलने के चांस जो हैं वो फर्स्ट वाली से कम है। ये थर्ड वाली के मिलने के चांस और कम हो गए, फोर्थ वाली के मिलने के चांस और कम हो गए, जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर रहा है। इनिशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पी ए आई ऑफ वैल्यू हर एक की 1/n है, राइट। इस वाले केस में हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो निकलेगी, पहले वाले स्टेप में करने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, दूसरे स्टेप दो देखेंगे अगर हम तो 1/n है, तीन एलिमेंट को एग्जामिन किया तो प्रोबेबिलिटी 1/n है, चौथे को एग्जामिन किया 1/n है, और nth एलिमेंट को एग्जामिन किया तो प्रोबेबिलिटी 1/n है। तो n से डिवाइड होकर 1 + 2 + n तक गए, तो n इंटू n+1/2n, तो ये आई n+1/2। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमें चाहिएंगे वो n+1/2 आएगा। वो हम पहला वाला केस जो है वो इस तरह का केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर एक कॉइन टॉस किया, हेड नहीं आया, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक कॉइन टॉस करते रहेंगे, यानी दूसरा इवेंट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट इवेंट। नहीं हो रहा एक्चुअली। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हर एक स्टेप में अगर हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द सेकंड एलिमेंट, the value will be in the second element 1/n ना। फर्स्ट में मिलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड में मिलने की प्रोबेबिलिटी से अलग है ना। हाँ,
वो एक्स नहीं तो फिर आप nth आप लास्ट एलिमेंट पे जाओगे ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जीरो आ गई, राइट। हमारा वे ऑफ थॉट प्रोसेस गलत था उस केस में। हमारा अगर आप लास्ट एलिमेंट पे जाओगे धीरे 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 कर कर, तो लास्ट एलिमेंट की तो प्रोबेबिलिटी जीरो ही आ जाएगी ऑलमोस्ट, राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और लेट्स से हमने रैंडमली सर्च किया, अब ये वाला देखते हैं, हमने रैंडमली सर्च किया और हम लोग सर्च करते रहेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। मतलब क्या किया, एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उस इंडेक्स पे गए, देखा वैल्यू बराबर थी, फिर दोबारा गए एक नंबर नया रैंडम नंबर जनरेट किया, फिर उस पर दोबारा से जनरेट करके देखा, तो कितने स्टेप्स लगेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी जो हमने पहले निकाली थी। पहले स्टेप में अगर हमने वो रैंडम नंबर जनरेट कर दिया जो एग्जैक्टली सेम जगह था, तो हमारी 1/n आ रही है। दूसरे स्टेप में जब भी जाएंगे जब पहला स्टेप फेल होगा, पहले स्टेप में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/n इंटू इंटू 1/n। देखो देखो ये है प्रोबेबिलिटी पहले स्टेप में सक्सेसफुल होने की। दूसरा स्टेप जब भी जाएंगे जब पहला स्टेप फेल होगा, पहले स्टेप की फेल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और ये दूसरे स्टेप में सक्सेसफुल होने की है +3 इंटू पहले दो स्टेप फेल और तीसरा स्टेप सक्सेसफुल, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है इक्वल टू n। यानी अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जो बार बार रैंडमली एक अरे के अंदर से कोई इंडेक्स सर्च करता है, हो सकता है वो इंडेक्स दोबारा भी सर्च कर ले, आगे वही रैंडम नंबर दोबारा जनरेट कर ले, और करता रहेगा, उसको कितनी बारी एक्सपेक्टेडली ट्राई करना पड़ेगा, n बार, राइट। चलिए वो लूडो वाला गेम खेलते हैं, रोल अ डाइस टिल यू गेट 6। एक्सपेक्टेडली कितनी बारी रोल करना पड़ेगा 6 लाने के लिए। एक्सपेक्टेडली कितनी बारी रोल करना पड़ेगा 6 लाने के लिए। एग्जैक्टली सेम बन रहा है, पहली बारी रोल किया और 1/6 प्रोबेबिलिटी से 6 आ गया, दूसरी बारी रोल किया 5/6 प्रोबेबिलिटी से पहली बारी में कुछ और आया था और 1/6 प्रोबेबिलिटी से 6 आ गया, तीन बारी रोल किया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन रहा है जो ऊपर वाला था, और हमें एक्सपेक्टेडली 6 टाइम रोल करना पड़ेगा डाइस को 6 लाने के लिए। और एक लाने के लिए लेट्स से रोल अ डाइस टिल यू गेट 1 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब होमवर्क लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर। हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया हुआ है। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब जिसके पास
अभी फिलहाल सोचिए कि जिसके पास सारी नोड्स हैं, ठीक है। रूट से सर्च बिगिन हो रही है। और हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च किया है। एक्सपेक्टेड किस लेवल पे हमें वैल्यू मिलेगी? गिवन एक्स वैल्यू है, तो इस केस में देखिए ये पूछ रहा है, लेवल पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड लेवल पूछ रहा है, ठीक है ना। जो चीज पूछता है वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका लेवल 1, इसका लेवल 0, इसका लेवल 0, इसका लेवल 1, ये डेप्थ कह लीजिए, डेप्थ, इसकी डेप्थ 0। अगर लेवल कभी कभी लोग नीचे से भी काउंट कर देते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू 0, डेप्थ इज इक्वल टू 1, डेप्थ इज इक्वल टू 2। ये वाली नोड्स हैं, इनकी डेप्थ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इनको। नेक्स्ट वाले की डेप्थ 3 है, तो जब समेशन करेंगे तो ऐसा आ रहा है, 2 नोड की डेप्थ है, जब मैं इसका समेशन करूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 इंटू 1/n रूट, ये रूट का हो गया, राइट। अगर n नोड्स हैं टोटल तो 0 इंटू 1/n, ये डेप्थ है रूट की, डेप्थ ऑफ रूट। नेक्स्ट लेवल पर 1 इंटू कितने नोड्स हैं, 2/n। नेक्स्ट लेवल पर 2 इंटू 4/n। नेक्स्ट लेवल पर 3 इंटू 8/n। और कहां तक जाएगा ये, log n तक, कहीं तक जाएगा ये। इसको समेशन करके इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है इसकी। सर अगर हमने लेवल 0 के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो लेवल 0 पे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कभी मिलेगा। नहीं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेवल निकाल रहे ना।
पर सर लेवल जीरो पे मिलने की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना हाँ किस तो मतलब। अगर जीरो पर अगर जीरो को काउंट करें तो जीरो से काउंट हो रहा है ना वो। पर सर वो तो जीरो हो गया, इसका मतलब कभी मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो का मतलब ये नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेवल जिस पर मिल रहा है, समझ रहे हैं। लेटर से अगर लेटर से ये होता कि रूट पे 100% आ रहा होता लेटर से, तो क्या आता आंसर। लेट से रूट पर 100% वैल्यू थी तो आंसर क्या आता है कि लेवल, आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आती है, जीरो। इसका मतलब कहां पर है, रूट पर ही है। रूट को हमने लेवल जीरो बोला ना, समझ नहीं रहे हैं। यहां पर जो भी चीज निकालते हैं उसका डेप्थ यहां मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अगर लेवल जीरो को हम जीरो रखेंगे और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेट से 100% आ रही होती तब भी तो आंसर जीरो ही आना चाहिए था, आंसर आ ही रहा है कि रूट पे मिलेगा वो। नहीं आई बात समझ में। देखिए ये नोमेनक्लेचर है। लेट अस से मैंने इसे डेप्थ वन मान ली होती, इसको टू माना होता, इसको थ्री माना होता, ठीक है। और अभी जो आंसर आएगा इसमें जो इस वाला जो इससे जो आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। क्यों, इन दोनों का ये बेसिकली नोमेनक्लेचर ये बता रहा है आपको कि एग्जैक्टली किस लेवल पर वो चीज मीट करेगी, राइट। तो आप इसे डेप्थ वन कर लो या टू कर लो या जीरो कर लो, अगर डेप्थ जीरो बोलोगे तो डेप्थ जीरो के हिसाब से तो आना चाहिए आंसर, राइट। अगर डेप्थ जीरो करोगे तो जीरो के हिसाब से तो हम काउंट करेंगे इसको यहाँ पे, नहीं। घर जाके ट्राई करके देख लीजिएगा, एक एक ऐड कर दीजिएगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर एक फाइनल में भी एक ऐड हो जाएगा।
इन्वर्शन पेयर हम सब लोग जानते हैं, याद होगा आपको। एक क्वेश्चन है, उसके तीन अल्टरनेटिव है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है, मतलब एक से भी ज्यादा सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और ऐसे 20 क्वेश्चन है 5 नंबर के। एक रैंडम स्टूडेंट रैंडमली मार्क करता है, उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने होंगे। Expected number of how many times you have to roll a dice which is not fair, और फेयर ऐसे नहीं है क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, डाइस बायस्ड है। तो उसके अंदर 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और 6 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकल जाएगी 1 - 3/7 - 2/8। और
एक 6 लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यू विल कीप ऑन रोलिंग टिल यू गेट अ 6, राइट, कीप रोलिंग टिल यू गेट द नंबर। चलो बस इसके साथ लंच करने चलते हैं, और लंच के बाद ओएस के ट्यूटोरियल शीट डिस्कस करेंगे। ये वाला। हम्म। अगर लेवल 2 में मिलेगा मुझे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी तो मुझे बता रही है, अभी तो मुझे बता रही है कि वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है। देखिए कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि जितने नीचे लेवल्स हैं उस पे ज्यादा नोट्स हैं, राइट। तो आंसर जो है एग्जैक्टली मैं आपको ऐसी कॉमन सेंस से बताता हूँ, आंसर n-1 के करीब आना चाहिए, क्योंकि जस्ट उससे पहली वाली लेवल पर n/2 नोट्स हैं, राइट। उससे जस्ट पहले लेवल पे n/2 नोट्स हैं उसके यहाँ पर, तो ऊपर भी n/2 ऑलमोस्ट n/2 माइनस समथिंग नोट्स है, नीचे भी n/2 नोट्स हैं उसके यहाँ तक कंबाइन कर कर, राइट। जैसे जैसे लेवल ज्यादा जाता जा रहा है नीचे, वैसे वैसे हमें जो है ज्यादा नोट्स देखने को मिल रही है। तो लीनियर सर्च के मुकाबले इसमें आंसर डिफरेंट आएगा। अगर हम इसकी लीनियर सर्च करते, डेप्थ हम निकालते कि पहला क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड लेवल एट विच इज फाउंड। देखिए यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी सर्च्ड, ऑफ नोट्स टू बी एग्जामिन्ड, ऑफ नोट्स टू बी एग्जामिन्ड। और मेरे ख्याल से ये दिव्यांश के क्वेश्चन को भी आंसर कर देगा। दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ नोट्स टू बी एग्जामिन्ड तो पहला वाला पार्ट था जो हमने देख ही लिया था वो तो। Expected level at which we have to find out will give you different answer. ठीक है? नहीं? इसमें पूछ इस वाले का क्या उससे सेम यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लाख बारी इस ट्री में सर्च करता हूँ, ठीक है, और लेवल मुझे लेटर से, अगर मेरा एक्सपेक्टेड लेवल लेटर से एक्स आता है, 1 लाख बारी मैं करता हूँ, पहले बारी लेवल को कहीं लिख लेता हूँ, वो लेटर से M1 आ जाता है, दूसरी बारी में जहां पे मिलता है उसे M2 आ जाता है, तीसरी बारी में M3 आ जाता है। ऐसे ही मैं सारे लेवल को करने के बाद टोटल टाइम से डिवाइड करता हूं, तो वो x के बराबर आएगा। यानी पहली बारी सर्च करता हूं तो कि जिस लेवल पे मुझे वैल्यू मिलती है उसे M1 बोला, दूसरी बारी पे गया उसे M2 बोला, तीसरी बारी पे गया M3 बोला, और 1 लाख बारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर मैं उसे 1 लाख से डिवाइड कर देता हूँ इस सम को, तो आंसर जो है वो x के बराबर आएगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने निकाली है। यानी अगर आप जो चीज देखना चाहते हो वो ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जिस चीज की निकालनी है उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। यानी लेवल 0 पर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, और लेवल क्या है? लेवल 0 है। 1 पर लेवल 1 लेवल पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/n है, 2 लेवल पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/n है, 3 पर मिलने की प्रोबेबिलिटी 8/n है। एपीजीपी सीरीज बन रखी है ये, यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लंच के बाद मिलते हैं 1 घंटे।